तो बात है 1972 की। जगह है पेंसिल्वेनिया का एक छोटा सा शहर पॉट्सटाउन। वहाँ एक पुराना कुआं है और उसके बिल्कुल नीचे एक कंकाल मिलता है। और पुलिस की जांच उन्हें चिकन हिल नाम के एक पुराने जर्जर से मोहल्ले तक ले जाती है। और वहाँ एक बूढ़े यहूदी आदमी से पूछताछ होती है। यहीं से मतलब जेम्स मैकब्राइड के उपन्यास द हेवन एंड अर्थ ग्रोसरी स्टोर की कहानी परत दर परत खुलती है। बिल्कुल। लेकिन ये कंकाल सिर्फ एक शुरुआत है, ये कहानी का असली दिल नहीं है एक तरह से। अच्छा। हाँ, ये उपन्यास हमें लगभग 50 साल पीछे ले जाता है, 1920 और 30 के दशक में, और हमें चिकन हिल की दुनिया में डुबो देता है। ये वो जगह है जहाँ शहर के कह सकते हैं हाशिए पर ढकेल दिए गए दो समुदाय एक साथ रहते हैं। यहूदी आप्रवासी और अफ्रीकी अमेरिकी। बिल्कुल। यूरोप से आए यहूदी और दक्षिण से आए अफ्रीकी अमेरिकी। तो आज हम इसी दुनिया की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। ये कहानी सिर्फ एक कंकाल की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि कैसे प्यार, दोस्ती और एक दूसरे पर भरोसा अन्याय के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन सकता है ना? सही बात है। हम देखेंगे कि कैसे चिकन हिल के लोगों ने अपने लिए न्याय का एक ऐसा रास्ता बनाया जो शायद कानून की किताबों में कहीं नहीं मिलता। तो चलिए कहानी के केंद्र में चलते हैं, चिकन हिल की उस जगह पर जो जो सबका दिल थी, द हेवन एंड अर्थ ग्रोसरी स्टोर। हम्म। इसे चोना नाम की एक यहूदी महिला चलाती थी और किताब में उनका जो जिक्र है वो कमाल का है। मतलब कोई बनावटीपन नहीं। हाँ, बताया गया है कि वो एक पुरानी ऊनी ड्रेस और अजीब से बूट पहने रहती थी, हमेशा मजाक करते हुए। पोलियो की वजह से वो लंगड़ा कर चलती थी, पर पर उनके हौसले में कोई कमी नहीं थी। बिल्कुल नहीं। और उनके पति मोशे उनसे एकदम अलग थे। हाँ, वो यूरोप से आए थे, जहां उन्होंने अपना परिवार खो दिया था और अमेरिका में उनका एक ही सपना था। सफल होना, मुख्यधारा के अमेरिकी समाज में अपनी जगह बनाना। उन्होंने 2 थिएटर बना लिए थे और वो हमेशा क्लोना से कहते थे, असली अमेरिका पहाड़ी के नीचे है। वो चिकन हिल को एक पिछड़ी हुई जगह मानते थे। हाँ, जिससे पीछे छोड़ना जरूरी है। और चोना का जवाब ही इस उपन्यास का सार है। वो क्या कहती थी? वो कहती थी, नहीं, अमेरिका यही है। वाह। उनके लिए अमेरिका कोई दूर का सपना नहीं था, बल्कि चिकन हिल के वही लोग थे, उनके अश्वेत और यहूदी पड़ोसी, जिनके साथ वो अपना सुख दुख बांटती थी। तो ये एक बुनियादी टकराव था, है ना? कि अपनी जड़ों को छोड़कर आगे बढ़ना सफलता है या अपनी जड़ों को मजबूत करना ही असली जिंदगी है। बिल्कुल। और इसी समुदाय का एक और अहम हिस्सा थे नेट और एडी टिम्बलिन। एक अश्वेत जोड़ा जो चोना और मोशे के बहुत अच्छे दोस्त थे और यहीं से कहानी में एक भावनात्मक मोड़ आता है, एक बच्चे के आने से। हाँ, डोडा, 12 साल का एक लड़का, वो सुन नहीं सकता था और हाल ही में उसकी माँ की मृत्यु के बाद वो अनाथ हो गया था। तो उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। कोई नहीं था और राज्य सरकार उसे अपने कब्जे में लेना चाहती थी। और राज्य सरकार के कब्जे में लेने का मतलब था उसे किसी संस्थान में भेजना। हाँ, और वो कोई आम संस्था नहीं था, वो उसे पेनहर्स्ट भेजना चाहते थे। और हमें ये समझना होगा कि उस जमाने में पेनहर्स्ट वो सिर्फ एक संस्थान नहीं था, वो एक जीती जागती डरावनी जड़ा थी, अच्छा। जहाँ विकलांग और मतलब अवांछित बच्चों को समाज की नजरों से दूर फेंक दिया जाता था। वहाँ के हालात भयानक थे। तो डोडा का वहां जाना एक तरह से मौत की सजा जैसा था। बिल्कुल। ये जानते हुए नेट और एडी उसे अपना लेते हैं और चोना बिना एक पल सोचे उस बच्चे को अधिकारियों से छुपाने का फैसला करती हैं। ये तो बहुत बड़ा जोखिम था। चोना ऐसा क्यों करती हैं, जबकि उनके पति मोशे समाज में घुल मिल जाना चाहते हैं? क्योंकि ये दोस्ती से कई साबित था। ये चोना के चरित्र का मूल था। वो इंसानियत को किसी भी नियम या कानून से ऊपर रखती थी। उनके लिए डोडा सिर्फ एक बच्चा था जिसे मदद की जरूरत थी। और वो किसी भी कीमत पर उसे उस नर्क में नहीं जाने दे सकती थी। बिल्कुल। यहीं से हमें कहानी का पहला संकेत मिलता है कि ये समुदाय सरकारी कानून से ज्यादा अपने नैतिक कानून पर चलता है। तो हमारे पास एक तरफ ये खूबसूरत आपस में जुड़ा हुआ समुदाय है जो एक बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर अच्छी कहानी की तरह इस शांति को भंग करने के लिए कोई ना कोई तो आता है। हाँ, और इस कहानी में वो किरदार है डॉक्टर रॉबर्ट्स का। डॉक्टर रॉबर्ट्स, शहर का एकमात्र डॉक्टर जो लोगों की जान बचाने का काम करता है, लेकिन पर्दे के पीछे वो स्थानीय कू क्लक्स क्लैन यानी केकेके का एक बड़ा सदस्य है। और उसकी नफरत वो सिर्फ नस्लवादी नहीं है ना? वो बहुत ज्यादा व्यक्तिगत है। बहुत ज्यादा व्यक्तिगत, खासकर चोना को लेकर। व्यक्तिगत? इसका क्या मतलब? ये नफरत हाई स्कूल के दिनों से चली आ रही थी।
रॉबर्ट्स ने चोना से साथ चलने के लिए पूछा था और चोना ने साफ मना कर दिया था। अच्छा। और ये बात उसके जहन में एक जहर की तरह बैठ गई। सालों बाद जब उसने चोना को चिकन हिल के अश्वेत लोगों के साथ घुलते मिलते देखा, उनके हक के लिए केकेके के खिलाफ अखबारों में लिखते देखा, तो उसकी पुरानी नफरत और भी बढ़ गई। बिल्कुल, चोना उसके लिए एक ऐसे समाज का प्रतीक थी जिसे वो मिटा देना चाहता था। उस समय केकेके सिर्फ अश्वेतों के ही नहीं बल्कि यहूदियों, कैथोलिकों और प्रवासियों के भी खिलाफ था। तो जब शहर का एकमात्र डॉक्टर केकेके का सदस्य निकलता है, तो ये तो पूरे चिकन हिल के लिए एक अस्तित्व का संकट बन जाता है। हाँ, जो इंसान स्वास्थ्य और सुरक्षा देने वाला है वही सबसे बड़ा खतरा है। उपन्यास में एक जगह चोना मजाक में कहती भी हैं, क्या? कहती हैं, वो इतना मोटा है कि उसकी गर्दन का पिछला हिस्सा हॉट डॉग के पैकेट जैसा लगता है। हाँ, मतलब वो उनसे बिल्कुल नहीं डरती थीं। गजब की हिम्मत थी उनमें। बिल्कुल नहीं। और यही हिम्मत डॉक्टर रॉबर्ट्स को और भी ज्यादा भड़काती है। एक दिन वो चोना की दुकान पर आता है, डोडा को लेकर बहस करने। वहां टकराव होता है और उसी तनाव के बीच चोना को एक जबरदस्त दौरा पड़ता है और वो वहीं गिर जाती हैं। और डॉक्टर रॉबर्ट्स जाहिर है इसका फायदा उठाता है। हाँ, वो झूठा दावा करता है कि उस बहरे बच्चे डोडा ने उस पर हमला किया है और पुलिस उसकी बात मान लेती है। क्यों? क्योंकि वो शहर का एक सम्मानित डॉक्टर है। और डोडा एक अश्वेत अनाथ बच्चा। डोडा को पकड़ लिया जाता है और सीधा पेनहर्स्ट भेज दिया जाता है। उपन्यास उस जगह की गंध का वर्णन करता है, क्रूरता, क्रोध, अकेलेपन और मौत की गंध। तो मतलब एक बच्चे को एक भयानक संस्था में भेज दिया गया है और पूरा सिस्टम उसके खिलाफ है। ऐसे में एक छोटा सा हाशिए में पड़ा समुदाय क्या ही कर सकता है? यहाँ से तो कहानी बहुत नाउम्मीद हो जानी चाहिए। और यहीं पर जेम्स मैकब्राइड की कहानी अपना जादू दिखाती है। कहानी नाउम्मीद नहीं होती, बल्कि यहां से चिकन हिल का असली चरित्र सामने आता है। वो कैसे? जब व्यवस्था आपको न्याय देने में विफल रहती है, तो समुदाय अपनी व्यवस्था खुद बनाता है। डोडा को बचाने के लिए पूरा चिकन हिल एक हो जाता है। ये सब सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है कि पूरा समुदाय एक साथ आ गया। क्या उपन्यास में कोई ऐसा भी था जो इस योजना से डरता था या इसके खिलाफ था? बहुत अच्छा सवाल है। और उपन्यास इस बात को नजरअंदाज नहीं करता। मोशे, चोना के पति, वो शुरुआत में बहुत डरे हुए थे। अच्छा। वो इस सब में नहीं पढ़ना चाहते थे। उन्हें डर था कि इससे उनका थिएटर, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा सब बर्बाद हो जाएगी। लेकिन फिर? लेकिन जब वो पेनहर्स्ट जाकर डोडा की हालत देखते हैं, तो उनका दिल बदल जाता है। वो देखते हैं कि चोना जिस चीज के लिए लड़ रही थी वो किसी भी कारोबार से बड़ी है। उसके बाद वो भी इस मिशन में पूरे दिल से शामिल हो जाते हैं। तो ये योजना थी क्या? ये कोई साधारण बचाव अभियान तो नहीं रहा होगा? बिल्कुल नहीं। ये एक मकड़जाल की तरह था, जिसमें हर किसी का एक छोटा लेकिन जरूरी किरदार था। जैसे कि? जैसे कि भविष्य बताने वाली मिगी फ्लड, जो पेनहर्स्ट में काम करती थी और अंदर की खबरें देती थी। फैटी, जो चिकन हिल में एक जुग जॉइंट चलाता था, उसने अपनी बहन बर्नीस के जरिए मदद की, जो चोना की बचपन की दोस्त थी। और मोशे का चचेरा भाई भी तो था। हाँ, आइजैक। वो फिलाडेल्फिया से आया और उसने अपने यूनियन के संपर्कों का इस्तेमाल किया। यूनियन के संपर्क मतलब मजदूर संगठन? हाँ, यहूदी मजदूर जो रेल मार्ग पर काम करते थे। और सोचिए, ये गठबंधन कोई मामूली बात नहीं थी। उस दौर में यहूदी और अश्वेत समुदायों के बीच भी अपने तनाव थे, अपनी दूरियां थी। लेकिन उपन्यास ये दिखाता है कि जब बाहरी खतरा, खासकर केके के जैसा नस्लवादी खतरा सिर पर हो, तो ये छोटे मोटे मतभेद कैसे बेमानी हो जाते हैं। उनकी साजा, मेंशलिशकाइट मतलब इंसानियत, उनके मतभेदों पर भारी पड़ती है। और उन्होंने डोडा को बाहर कैसे निकाला? योजना का असल हिस्सा क्या था? योजना अविश्वसनीय रूप से विस्तृत थी। उन्हें पता चला कि पेनहर्स्ट के नीचे पुरानी भूली बिसरी सुरंगें हैं। सुरंग के? हाँ, उपन्यास के अनुसार उन सुरंगों का इस्तेमाल पहले सर्दियों में कोयला और जरूरी सामान लाने ले जाने के लिए किया जाता था। अब वही सुरंगें बचाव का रास्ता बन गईं। कमाल है। अंडे पहुंचाने वाले एक व्यक्ति पुलिस की मदद से डोडा को सुरंग के जरिए बाहर निकाला गया। और फिर? शहर से बाहर कैसे गया वो? उसे यहूदी रेल यूनियन के कर्मचारियों की मदद से एक मालगाड़ी पर चढ़ा दिया गया, जो उसे दक्षिण में उसके रिश्तेदारों के पास ले गई। ये कोई सुपर हीरो की कहानी नहीं है। ये साधारण लोग हैं। एक दुकानदार, एक थिएटर मालिक। एक धोबिन, एक जुग जॉइंट का मालिक, जो असाधारण साहस दिखाते हैं। वे अपने व्यक्तिगत मतभेदों और यहाँ तक कि आपसी अविश्वास को भी एक बच्चे को बचाने के लिए किनारे रख देते हैं। कमाल है। तो डोडा तो बच गया, लेकिन कहानी की शुरुआत तो उस कंकाल से हुई थी जो कुएं में मिला था। उसका क्या? वो किसका था? उपन्यास इस सवाल का जवाब सीधे सीधे कभी नहीं देता, और यही इसकी खूबी है। मतलब? वो बस सुराग छोड़ता है।
और पढ़ने वाले को खुद समझना होता है। लेकिन सारे इशारे डॉक्टर रॉबर्ट्स की तरफ हैं। तो क्या समुदाय ने उसे मार डाला? मार डाला शायद सही शब्द नहीं है। उन्होंने जो किया वो एक तरह का सामुदायिक न्याय था। उन्होंने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया, बल्कि उन्होंने हालात ऐसे बनाए कि डॉक्टर रॉबर्ट्स अपने ही कर्मों का शिकार हो गया। ये थोड़ा उलझा हुआ है, इसे थोड़ा खोलकर समझाइए। देखिए, चिकन हिल में पानी की एक बड़ी समस्या थी, जिसे शहर के अधिकारी नजरअंदाज कर रहे थे, खासकर यहूदी मोहल्ले में। अच्छा। शहर के परिषद अध्यक्ष गस प्लिट्सका, जो यहूदियों से नफरत करते थे, ने जानबूझकर आराधनालय की पानी की लाइन को बंद कर रखा था। समुदाय ने इसी समस्या का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक जाल बिछाया। कैसा जाल? ये बहुत चालाकी से किया गया। ये हिंसा के जरिए नहीं, बल्कि छोटी छोटी हरकतों, सूचना के टुकड़ों और पुरानी शिकायतों के एक जटिल जाल के माध्यम से है। फेटी का इतालवी समुदाय के साथ संबंध, एक और किरदार का चमड़े का काम करने का हुनर, और नेट टिम्बल का शांत लेकिन दृढ़ संकल्प, सब कुछ एक साथ आता है। और उन्होंने किया क्या? उन्होंने डॉक्टर रॉबर्ट्स को ये विश्वास दिलाया कि मेमोरियल डे परेड के दौरान जब पूरा शहर व्यस्त होगा, तब यहूदी लोग पानी की लाइन को खुद ठीक करने की कोशिश करेंगे। और डॉक्टर रॉबर्ट्स उन्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। बिल्कुल, अपनी नफरत में अंधा होकर वो अकेले उस पुराने कुएं के पास पहुंच गया, जहां उसे लगा कि सब लोग होंगे, और फिर वो बस गायब हो गया। मतलब समुदाय ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया? नहीं, उन्होंने बस उसे एक ऐसी जगह पर पहुंचा दिया जहां वो अकेला था, और शहर की अपनी ही नजरअंदाज की हुई समस्या, वो असुरक्षित खुला कुआं ने अपना काम कर दिया। वाह! मतलब समुदाय ने खतरे को खत्म करने का एक ऐसा रास्ता खोज निकाला जिसमें उनके हाथ भी साफ रहे। ये तो एक तरह से काव्यात्मक न्याय। काव्यात्मक न्याय, ये बिल्कुल सही शब्द है। और फिर सालों बाद 1972 में जब हरिकेन इग्नेस नाम का तूफान आता है, हाँ। तो वो इतनी तबाही मचाता है कि वो कुआं और उसके अंदर का कंकाल, सारे सबूत, सब कुछ बह जाता है। चिकन हिल का राज हमेशा के लिए जमीन में दफन हो जाता है। और इसीलिए कहानी का अंत 1972 में होता है, जहां से वो शुरू हुई थी, वो चक्र पूरा हो जाता है। अंत में फैटी और उसका दोस्त बैठे हैं और कहते हैं कि वो भविष्य का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, और वो भविष्य की प्रतीक्षा करने वाला भाव बहुत शक्तिशाली है। ये हार का भाव नहीं है, बल्कि एक तरह की शांति का है। उन्होंने एक अन्याय का सामना किया, एकजुट हुए और अपने तरीके से उसे ठीक किया। उन्होंने अपना न्याय पा लिया था। और अब वो देख रहे हैं कि आगे क्या होता है, ये जानते हुए कि उन्होंने अपने समुदाय की, अपने लोगों की रक्षा की है। बिल्कुल। तो अंत में द हेवन एंड अर्थ ग्रोसरी स्टोर वाकई एक हत्या के रहस्य से कहीं ज्यादा है। ये इस बारे में है कि कैसे प्यार, दोस्ती और समुदाय की ताकत अन्याय के खिलाफ एक ढाल बन सकती है, तब भी जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो। सही बात है। ये दिखाता है कि इंसानियत की जड़ें कितनी गहरी हो सकती हैं। और ये उपन्यास हमें एक गहरा सवाल